द टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन इज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर बेसिकली होता है कि आपकी बोन मैरो का फेलियर हो जाता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का फेलियर हो जाता है। ऑटोइम्यून किसी ना किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि आपकी बोन मैरो का फेलियर हो जाता है। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, या उनका जो आपकी जो बोन मैरो होती है वो आपकी हाइपोप्लेजिया उसका डेवलप हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्लड के अंदर आपके पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। आपकी जितने भी आपके सेल लाइनेजेस होती हैं, जैसे कि आपके WBCs हो गए, RBCs हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, सब डिक्रीज़ कर जाते हैं। अब जो आपका एप्लास्टिक एनीमिया होता है ना, वो आपको इसको ये आपकी एक्सक्लूजन वाली डायग्नोसिस होती है कि पहले आपने सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया की कॉज को रूल आउट करना होता है, और आपने फ्रैंकलिन एनीमिया को भी रूल आउट करना होता है, जो कि बेसिकली आपका जो आपका बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव DNA रिपेयर डिफेक्ट की वजह से आपको फ्रैंकलिन एनीमिया डेवलप हो जाता है, और ये आपका कॉन्जेनिटल होता है। अब पहले ना हम सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया करते हैं, फिर हम करेंगे प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया। जो प्राइमरी आइडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया होता है, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब पहले हम करते हैं सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर बेसिकली ये होता है कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि साइटोपिनियाज कराती हैं, जैसे कि आपके न्यूट्रोपिनियाज भी करा देती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। आपकी बोन मैरो जो है वो आपके सेल्स नहीं बनाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ड्रग्स आती हैं, इसमें आती है हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में आपकी जैसे कि मेथोट्रेक्सेट आ जाएगी, और एंटीबायोटिक्स के अंदर आपकी जो क्लोरामफेनिकोल होती है वो, सल्फोनामाइड्स आपकी एप्लास्टिक एनीमिया कराती हैं। एंटी रूमेटिक ड्रग्स आपकी एंटी ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलामीन हो गई, गोल्ड हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन्स हो गए, ठीक है। इंडोमेथासिन भी सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया कराती है, जो कि आपकी एनसेड होती है। एंटी थायराइड ड्रग्स भी आपकी कार्बामेजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स आपकी प्लास्टिक एनीमिया कराती हैं। और इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर एजाथायोप्रिन भी आपकी ये प्लास्टिक एनीमिया कराती है। केमिकल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास? केमिकल्स के अंदर आते हैं टोलोडीन सॉल्वेंट मिसयूज आता है, जैसे कि आपके बेंजीन, टोलोडीन सॉल्वेंट मिसयूज, ठीक है। बेंजीन और टोलोडीन अगर सॉल्वेंट का मिसयूज आप करोगे, जैसे ग्लू स्निफिंग की वजह से भी आपको, बेंजीन की वजह से, टोलोडीन सॉल्वेंट मिसयूज की वजह से, ग्लू स्निफिंग की वजह से भी आपको ये प्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। इंसेक्टिसाइड्स के अंदर क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की वजह से, या कार्बोमेट्स की वजह से भी आपको ये प्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। रेडिएशंस के अंदर, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर, या फिर अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर भी, वायरल हेपेटाइटिस में एप्स्टेन बार वायरस हो गया, HIV हो गया, प्रेगनेंसी के अंदर आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। रेडिएशन की वजह से भी आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, और जो मेथड ऑफ डायग्नोसिस होती है वो सेम ही होती है आपके सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया की, जैसे आपकी प्राइमरी प्लास्टिक एनीमिया की होती है। और अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना होता है, रिमूव करना होता है, और अदरवाइज सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी आइडियोपैथिक वाली ही हम करेंगे। अब हम पहले करते हैं आइडियोपैथिक, प्राइमरी आइडियोपैथिक एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया। क्लिनिकल फीचर्स फ्रैंकलिन एनीमिया के अंदर सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट करता है बोन मैरो के फेलियर के साथ, तो उसको एनीमिया डेवलप हो जाएगा, ब्लीडिंग डेवलप हो जाती है, साथ उसमें लेस कॉमनली इसको इन्फेक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं जब आपके WBC काउंट कम हो जाएंगे, ठीक है। जब हम फुल ब्लड काउंट कराते हैं ना, तो हमें पैनसाइटोपिनिया मिलता है, और रेटिकुलोसाइट काउंट भी आपका लो हो जाता है, और मैक्रोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मैक्रोसाइटोसिस हमें मिलती है, रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा लो हो जाता है, और पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। लेकिन वैसे जब आपको एप्लास्टिक एनीमिया होता है ना, तो इसमें आपको नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया मिलता है। बोन मैरो एस्पिरेशन के ऊपर हमें जो ट्रैफीन, जब हम बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं तो हमें हाइपोसेलुलैरिटी मिलती है, और यही आपकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है कि बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर हमें हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिलती है। अब एप्लास्टिक एनीमिया की सीवियरिटी को चेक करने के लिए आपका कैमिटस क्राइटेरिया होता है। कैमिटस क्राइटेरिया के अंदर 3 तरह से आता है। कैमिटस क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आता है कि आपको सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है, वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है, या अगर आपको नॉन सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है। नॉन सीवियर हम तब कहते हैं जब आपका स्वेयर वाला और वेरी स्वेयर वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होता है, ठीक है। स्वेयर प्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? आपकी जो बोन मैरो होगी ना, उसका जो सेलुलैरिटी होती है वो 25% से भी कम हो जाती है, या 25% से 50% के दरमियान में होती है। लेकिन आपके जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो 50% से भी 30% से भी कम हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो आपके 30% से भी कम हो जाते हैं। बोन मैरो की जो सेलुलैरिटी होती है वो आपकी 25% से कम हो जाती है, और साथ आपको एटलीस्ट 2 और फाइंडिंग्स आ रही होती हैं। एक तो बोन मैरो आपकी हाइपोसेलुलर हो गई है, और साथ इसमें आपको जो न्यूट्रोफिल काउंट होता है वो 0.5 × 10⁹ पर लीटर से कम हो जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट आपका 20 × 10⁹ पर लीटर से कम हो जाता है, और जो आपका प्लेटल काउंट होता है वो भी 20 × 10⁹ पर लीटर से कम हो जाता है स्वेयर एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। जो आपका वेरी स्वेयर होता है उसके अंदर आपका जो न्यूट्रोफिल्स काउंट होता है ना, वो आपका 0.2 × 10⁹ पर लीटर से भी कम हो जाता है। और नॉन स्वेयर हम तब कहते हैं जब ना आपका स्वेयर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है, और ना ही आपका वेरी स्वेयर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है। एप्लास्टिक एनीमिया आपका एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। यही यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अगर आप एप्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट नहीं करोगे तो आपको ये एक्यूट ल्यूकीमियाज करा सकते हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया होते हैं, ठीक हो गया। और न्यूट्रोपीनिया की वजह से आपको इन्फेक्शंस डेवलप हो जाती है प्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से आपको पेडिकी डेवलप हो जाती है, ईजी ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और एनीमिया की वजह से पेशेंट को फटीग होगा, पैलर होगा, डिस्निया डेवलप हो जाएगा, हेडेक भी हो सकता है, पैल्पिटेशंस भी हो सकती हैं। अब मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है आपकी एप्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबको हम ब्लड प्रोडक्ट सपोर्ट हम देते हैं, और एग्रेसिव मैनेजमेंट करते हैं इन्फेक्शंस की, ठीक है। इन्फेक्शंस डेवलप हो गई तो आपने उसको मैनेज करना है। ब्लड
प्रोडक्ट्स हम देते हैं क्योंकि उसको सेल उसके ब्लड सेल्स कम हो रहे होते हैं। जो प्रोग्नोसिस होती है ना सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया की, उसको हम मैनेज कर सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी देके, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी से आपकी जो प्रोग्नोसिस होती है ना सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया की, वो पुअर होती है और आपको मोर देन 50% आपकी डेथ हो जाती है फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपको एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स की, ठीक है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट अंडर 35 years of age with severe idiopathic aplastic anemia is allogenic hematopoietic stem cell transplantation if there is an available sibling donor, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल सिबलिंग डोनर है तो हम क्या करते हैं, एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। अगर तो हमारे पास पेशेंट 35 ईयर्स से कम का है, ठीक है, 35 ईयर्स से कम का पेशेंट होगा तो हम एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर दें और आपके पास सिबलिंग डोनर भी अवेलेबल होता है। ओल्डर पेशेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास, जो 35 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक के दरमियान में होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई कोमोबिडिटीज़ नहीं है तो उसके अंदर भी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि कंपैटिबल सिबलिंग जिनके डोनर जो है वो शुड प्रोसीड टू ट्रांसप्लांटेशन एज सून एज पॉसिबल। जिनका कंपैटिबल सिबलिंग डोनर होता है उनका आपने जितना जल्दी हो सके आपने ट्रांसप्लांट करा देना होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, क्योंकि इससे आपका 75 से 90% चांस होता है लॉन्ग टर्म क्योर का। अगर तो हमारे पास 50 ईयर से ज़्यादा के पेशेंट हैं और ओल्डर पेशेंट्स होते हैं और जो कि सुटेबल डोनर जिनका कोई सुटेबल डोनर भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, ठीक है। और एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन्स हम देते हैं और साइक्लोस्पोरिन आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है और 5 ईयर सर्वाइवल रेट आपका 75% होता है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम देते हैं जिसमें आपकी एंटी थाइमोसाइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम देंगे, एंटी थाइमोसाइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं और साइक्लोस्पोरिन देते हैं। ये आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको ब्लड प्रोडक्ट्स दे दिया, आपने इन्फेक्शंस को ट्रीट कर लिया, आपने उसको एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर दी जिसमें आप डोनर सिबलिंग भी आपके पास होना चाहिए। साथ हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के अंदर क्या आती है, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन देते हैं, ठीक है। एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन हम दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन भी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और अगर तो हमारे पास अनरिलेटेड डोनर अच्छा, अगर तो हमारे पास अनट्रीटेड अगर आपका डोनर एलोग्राफ्ट्स ठीक है, अब साइक्लोस्पोरिन आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है जिससे आपके 5 ईयर सर्वाइवल रेट भी आपका 75% होता है। अगर तो हमारे पास अनरिलेटेड डोनर एलोग्राफ्ट्स आर कंसीडर फॉर द सुटेबल पेशेंट्स हु फेल टू IST, ठीक है। थ्रोम्बोपाइटिन रिसेप्टर एगनिस्ट थी ना वो ये कि अगर तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से उनको फ़ायदा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो अनरिलेटेड डोनर एलोग्राफ्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हम थ्रोम्बोपाइटिन रिसेप्टर एगनिस्ट एल ट्रोम्बोपैग को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से भी रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं या जिनको क्लोनल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं हेमाटोपोइसिस के, उसके अंदर क्या होता है कि वो इवॉल्व कर जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि आपको एनीमिया जो एप्लास्टिक एनीमिया किन किन चीज़ों के अंदर इवॉल्व कर जाता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर इवॉल्व कर जाता है आपके एप्लास्टिक एनीमिया, पैरोक्सिज्म नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर इवॉल्व कर जाता है, या फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स के अंदर आपका इवॉल्व कर जाता है। तो इसलिए एप्लास्टिक एनीमिया के लिए लॉन्ग टर्म हमें जो है वो उसका पेशेंट्स को फॉलोअप करना पड़ता है।